लोग आज जो स्टार्ट करेंगे, पहला वाला तो हो चुका था, 1927 तक साइमन कमीशन कर लिए थे, तो साइमन कमीशन के बाद से आज यहाँ पे हम लोग करते। तो साइमन कमीशन के बाद से अगर हम लोग यहाँ पे करेंगे तो ये आपका, तो यहाँ पे हम लोग साइमन कमीशन मेनली लाया गया था आपका 1927 को यहाँ पे साइमन कमीशन का बात हुआ। साइमन कमीशन तक हम लोग ये पहले वाला वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो साइमन कमीशन बाद से हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 1927 को साइमन कमीशन लाया गया था। इसको और क्या नाम से बोला जाता है, स्टैट्यूटरी कमीशन भी बोला जाता है। और इसको कौन लीड कर रहे थे, जॉन साइमन। तो साइमन कमीशन ने क्या किया था, साइमन कमीशन में all the 7 members, it is a 7-member committee and all the 7 members were white, बाकी सातों के सातों मेंबर व्हाइट थे। इसी वजह से क्या हुआ, दैट इज इंडियंस ने इसको क्या किया, बॉयकॉट किया। बट क्या हुआ, उसी टाइम हमने पढ़ा था, दैट इज उस टाइम के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उस टाइम के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, दैट इज उनका नाम था लॉर्ड बिरकेनहेड। लॉर्ड बिरकेनहेड ने क्या किया था, लॉर्ड बिरकेनहेड ने इंडियंस को चैलेंज किया था कि हमने इंडियंस को यहाँ पे ऐड क्यों नहीं किया, बिकॉज इंडियंस कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म ला ही नहीं सकते। क्योंकि यहाँ पे मेनली जो साइमन कमीशन आया था वो था कि 1919 वाला जो एक्ट है उसको रिव्यू करेगा। हम लोग पढ़ चुके, 1919 वाला एक्ट को रिव्यू किया जाएगा और कुछ कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म चाहिए होने से वहाँ पे लाया जाएगा। तो इन्होंने बोला हमने यहाँ पे 7 मेंबर्स हमने व्हाइट रखा क्योंकि इंडियंस को ऐड नहीं किया गया, बिकॉज यहाँ पे इंडियंस कोई कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म ला ही नहीं सकते यहाँ पे। तो इन्होंने दैट इज ही चैलेंज द इंडियंस दैट इंडियंस कैन नॉट ब्रिंग एनी कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म। समझ में कोई रिफॉर्म ला नहीं सकते। इसी वजह से क्या हुआ, इंडियंस ने ऑफेंड फील किया और इंडियंस ने डिसाइड किया वो लोग क्या करेंगे, वो लोग क्या कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म लेके आएंगे। समझ में यहाँ पे इन्होंने डिसाइड किया इन्होंने वो कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म लेके आएंगे। तो यहाँ पे 1920 का 7 का जो यहाँ पे क्या होता है, कांग्रेस का सेशन हो रहा था। एवरी ईयर कांग्रेस का एनुअली सेशन होता है। 1927 में भी यहाँ का कांग्रेस का एनुअल सेशन हो रहा था। तो यहाँ पे जो कांग्रेस का एनुअल सेशन हो रहा था, ये हो रहा था मद्रास में। और इसके प्रेसिडेंट जो थे ये थे M.A. अंसारी, मुख्तार अहमद अंसारी। तो ये जो 1927 वाला कांग्रेस सेशन था, इसमें डिसाइड किया गया दैट INC विल बॉयकॉट। INC क्या करेगा, INC बॉयकॉट करेगा साइमन कमीशन को, जो आने वाला है जो 1928 में यहाँ पे। तो ये लोग यहाँ पे डिसाइड होता है कि वो लोग क्या करेंगे, साइमन कमीशन को बॉयकॉट करेंगे। समझ में आया। जैसे यहाँ पे ये भी डिसीजन उठ रहा था यहाँ पे कि जब साइमन कमीशन लाया गया था तो यहाँ पे ये भी चीज उठ रहा था कि जो आगे वाला क्या करेंगे, ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म लेके आएंगे, इंडियंस क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म लेके आएंगे। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, इसलिए इन्होंने 1928 को उन्होंने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाया। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा दिखा देता हूँ स्लाइड में। देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हुआ, फरवरी 1928 को यहाँ पे ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाया गया और यहाँ पे डिसीजन लिया गया था कि इंडियंस जो INC के जो मेंबर है वो लोग क्या करेंगे, वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म लेके आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम लेके आएंगे फॉर ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और ये लोग क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन जो रिफॉर्म लाएंगे, एक रिपोर्ट बनाएंगे। समझ में। तो ये जो रिपोर्ट का नाम पड़ता है, इसका नाम पड़ा था नेहरू रिपोर्ट। किसको, क्योंकि इसको लीड कौन कर रहे थे, द फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, दैट इज मोतीलाल नेहरू इसको लीड कर रहे थे। इसका नाम पड़ गया नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट क्यों आया था, क्योंकि लॉर्ड बिरकेनहेड ने इंडियंस को चैलेंज किया था और चैलेंज करने की वजह से इंडियंस ऑफेंड हुए और उन्होंने बोला कि ठीक है हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म लेके आएंगे। आपने इंडियंस को साइमन कमीशन में ऐड नहीं किया तो ठीक है हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म लेके आएंगे। तो यहाँ पे ये जिसका डिसीजन हुआ, कब हुआ, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस फरवरी 1928 को। समझ में आया। उसी वजह से क्या हुआ, दैट इज यहाँ पे क्या दैट इज बोला कि हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म लेके आएंगे, किसके थ्रू, नेहरू रिपोर्ट के थ्रू। तो इसके थ्रू अभी देखते हैं नेहरू रिपोर्ट। देखो फिर क्या हुआ, यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट को लाया गया ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के थ्रू फरवरी 1928 को। तो नेहरू रिपोर्ट में देखो कौन कौन थे, इसमें तेज बहादुर सप्रू, ये सप्रू होगा, PRU, सुभाष चंद्र बोस, MSNE, मंगल सिंह, अली इमाम होगा, शुएब कुरैशी, जी.आर. प्रधान। इन्होंने अपना रिपोर्ट को सबमिट किया अगस्त 1928 को। फरवरी 1928 को ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हो गया और अगस्त 1928 को इन्होंने अपना रिपोर्ट को सबमिट कर दिया। तो अभी देखते हैं कि नेहरू रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ था। एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं आप लोग का। तो सबसे पहले देखो क्या लिखा है, डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया। डोमिनियन स्टेटस
ये डोमिनियन स्टेटस जो है कब से उठ रहा था, 1906 से डोमिनियन स्टेटस का बात उठ रहा था। दादा भाई नारोजी जब आईएनसी का सेशन चल रहा था वहां पे, तो कलकत्ता सेशन में, वहां पे स्वराज का डिमांड उठ रहा था। स्वराज उस टाइम में जो डिमांड था डोमिनियन स्टेटस ही था, स्वराज। फिर इन्होंने बोला रिजेक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। इन्होंने बोला कि यहाँ पे देखो, बोला कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो लाया गया था, हमने देखा अभी तक सेपरेट इलेक्टोरेट कितना आगे, सेपरेट इलेक्टोरेट 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट लाया गया था मुस्लिम के लिए 1909 में। 1919 में यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट लेके आए थे ये लोग सिख के लिए लेके आए थे, एंग्लो इंडियंस के लिए लेके आए थे, यूरोपियंस के लिए लेके आए थे। तो उन्होंने बोला अब सेपरेट इलेक्टोरेट वाला जगह में आप लोग क्या लाना चाहिए, दैट इज जो इसको रिजेक्शन किए थे, रिजेक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट आप लोग मत लाओ, इसको रिजेक्ट किया गया था। यहाँ पे याद रखना, ये वाला अलग से होगा, फंडामेंटल राइट्स, 19 फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पे इंसर्ट किया गया था, 19 फंडामेंटल राइट्स को इंसर्ट किया गया था। और इस चीज के बारे में बात हुआ यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाने का बात बोला गया था। जो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बहुत पहले से बात उठ रहा था 1909 से, और अभी 1927 आ चुका था, फिर भी कोई रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ब्रिटिश ने नहीं लाया था, तो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाने का बात बोला गया था। फिर इन्होंने बोला एक इंडियन पार्लियामेंट होना चाहिए, कहाँ पे, सेंटर में एक इंडियन पार्लियामेंट होना चाहिए, जिसका मेंबर कितना होना चाहिए, 5 मेंबर, जैसे हो गया लोकसभा। तो ऐसे उन्होंने बात किया कि इंडियन पार्लियामेंट एक होना चाहिए सेंटर पे, जिसका टोटल स्ट्रेंथ होना चाहिए 500 मेंबर। फिर इन्होंने बोला एक सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी हेडेड बाय ए गवर्नर जनरल, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो रन करेंगे वो कौन करेंगे, दैट इज बाय गवर्नर जनरल। फिर इन्होंने बोला जो प्रोविंशियल काउंसिल है, प्रोविंस मतलब होता है स्टेट, तो स्टेट के जो काउंसिल है, प्रोविंस के जो काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो उन्होंने बोला उनका कोई टर्म टेन्योर फिक्स नहीं था, तो उन्होंने बोला कि 5 ईयर टेन्योर होना चाहिए, 5 साल के बाद इनको क्या करना चाहिए, रिप्लेस करना चाहिए, फिर से री इलेक्शन कराना चाहिए, 5 ईयर टेन्योर एंड हेडेड बाय ए गवर्नर। और प्रोविंशियल काउंसिल का हेड कौन होंगे, गवर्नर। वो तो अभी भी सेम वही चलता है, दैट इज सेंटर में प्रेसिडेंट, उस टाइम कौन थे, वाइसरॉय, और स्टेट में कौन, दैट इज हेड ऑफ द स्टेट, जो स्टेट का बात बोला आसाम जैसे हो गया, गवर्नर। फिर यहाँ पे लास्ट क्या लिखा है, कंप्लीट डिसीजन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन। इन्होंने बोला था रिलीजन और स्टेट दोनों को साथ नहीं रखने के लिए, रिलीजन को पूरा स्टेट से अलग करने के लिए, स्टेट से अलग करने के लिए। और यहाँ पे फिर से एक डिमांड क्या उठा, लिंग्विस्टिक प्रोविंस का, लिंग्विस्टिक प्रोविंस का डिमांड भी यहाँ उठने लगा। लिंग्विस्टिक प्रोविंस मतलब लैंग्वेज के आधार पर स्टेट, जैसे आसाम, आसामीज, बंगाल, बंगाली, महाराष्ट्र, मराठी, उसी का डिमांड उठने लगा। अभी वही तो आप लोग पढ़ोगे बाद में, आप लोग जब पढ़ोगे जो दैट इज फजल अली कमीशन के अंडर में यहाँ पे लिंग्विस्टिक स्टेट को बनाया गया था, वो आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस का पार्ट है, तो लिंग्विस्टिक कमीशन का भी बात बोला गया था। तो ये था नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट मेनली कौन लेके आए थे, नेहरू, मोतीलाल नेहरू, वो आईएनसी के मेंबर थे। तो यहाँ पे मेनली जिन्ना ने क्या किया, जिन्ना ने बोला कि जो मुस्लिम लीग के जो जिन्ना थे, उन्होंने बोला कि ठीक है, आप नेहरू रिपोर्ट में क्या करो, मुस्लिम लीग का जो है वहां से भी 4 जो पॉइंट है आप उसको ऐड कर लो, वहां से भी 4 पॉइंट को आप नेहरू रिपोर्ट में ऐड कर लो। तो यहाँ पे जिन्ना ने जो 4 पॉइंट रखे थे वो क्या क्या है वो एक बार देख लेते। तो जिन्ना के देखो जो 4 पॉइंट है, देखो मुस्लिम लीग, इन्होंने बोला कि आप जो कॉन्स्टिट्यूशन, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो तो उसमें 4 पॉइंट और ऐड कर लो। तो इसी को बोला जाता है, इसी को क्या नाम से बोला गया है, इसी को बोला गया है दिल्ली प्रपोजल। तो आप लोग देखो ये सब चीज को एक बार देखना, दिल्ली एक हो गया, दिल्ली प्रपोजल, ये टर्म एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दिल्ली प्रपोजल हो गया, एक हो गया दिल्ली मैनिफेस्टो, एक हो गया दिल्ली मैनिफेस्टो, पढ़ेंगे इसको हम लोग, दिल्ली मैनिफेस्टो। फिर हो गया आपका दिल्ली पैक्ट, ये क्या है, दिल्ली पैक्ट। और एक है दिल्ली चलो मूवमेंट, दिल्ली चलो मूवमेंट। तो ये आपको लिए हो गया, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, दिल्ली प्रपोजल, दिल्ली मैनिफेस्टो, दिल्ली पैक्ट और दिल्ली चलो मूवमेंट। ये हम लोग आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, हम लोग करेंगे इसको। तो देखो मुस्लिम लीग ने 4 डिमांड रखा था। उन्होंने पहले बोला 1/3 सीट रिजर्व होना चाहिए, किसके लिए, मुस्लिम्स के लिए, इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर आप सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो 500 मेंबर का बना रहे हो ना, तो उसमें 1/3 सीट रिजर्वेशन होगा, ओनली फॉर द मुस्लिम्स रिजर्वेशन दिया जाएगा। सेकंड बोला जो पंजाब और बंगाल है वहां पे क्या होगा, रिजर्वेशन कैसे दोगे, पॉपुलेशन के हिसाब से रिजर्वेशन दोगे, समझ में, पॉपुलेशन ज्यादा है तो रिजर्वेशन यहाँ पे रिजर्वेशन ऐसे दिया जाएगा, पॉपुलेशन ज्यादा होगा तो आप रिजर्वेशन भी ज्यादा दोगे, समझ में आती थी। पंजाब और बंगाल में बोला गया था। तो मैक्सिमम देखोगे ना, जो पार्टीशन जब हुआ था तो पंजाब और बंगाल में सबसे ज्यादा देखोगे राइट हुए थे, कि पंजाब का आधा पार्ट पाकिस्तान का बन गया, आधा आ गया इंडिया का पार्ट, बंगाल वही तो, बंगाल का आधा पार्ट पाकिस्तान का, ईस्ट बंगाल पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तानी था, और यहाँ पे बंगाल जो है इंडिया का पार्ट। तो यहाँ पे देखोगे ये जो जगह में मुस्लिम पॉपुलेशन, मेजोरिटी पॉपुलेशन ज्यादा थे यहाँ पे, तो वहाँ पे इसलिए बोला गया कि आप रिजर्वेशन दोगे तो क्या करोगे, पॉपुलेशन के हिसाब से दोगे, प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन बोला गया था।
फिर इन्होंने बोला कि हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को 3 न्यू मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस चाहिए, जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी में कौन सा रिलीजन रहेंगे, मुस्लिम रहेंगे। तो इन्होंने कौन सा डिमांड किया, इन्होंने बोला सिंध, फिर बलोचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, NWFP। अभी देखो ये तीनों के तीनों जो जगह है अभी पाकिस्तान का ही पार्ट है, समझ में आया? ये देखो दिस आर द मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस, तो ये अभी क्या है, पाकिस्तान का ही पार्ट है अभी। तो उस टाइम में बोला गया था कि इनको मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस चाहिए। फिर इन्होंने बोला ठीक है, आपने बोला कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे ज्वाइंट इलेक्टोरेट डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, ज्वाइंट इलेक्टोरेट का डिमांड किया जा रहा है। प्रॉब्लम क्या होगा, नेहरू रिपोर्ट में यहाँ पे जो जिन्ना ने 4 जो प्रपोजल दिए थे, इसको बोला था दिल्ली प्रपोजल, समझ में? 4 प्रपोजल ऑफ जिन्ना, दैट इज कॉल्ड एज दिल्ली प्रपोजल। नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू ने यहाँ पे चारों के चारों को इन्होंने क्या किया, इंसर्ट नहीं किया नेहरू रिपोर्ट में, मोतीलाल नेहरू ने। इसी वजह से जिन्ना ने बोला ठीक है, आप चारों को आपने यहाँ पे इंसर्ट नहीं किया, मैं 4 से क्या करता हूँ, 2 करता हूँ, ये 2 को तो आप इंसर्ट कर सकते हो, ये 2 को आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। तो इन्होंने क्या किया, अमेंड कर दिया, अमेंड करके इसको बोला 4 है, इससे से आप क्या करो, 2 को आप नेहरू रिपोर्ट में इंसर्ट कर दो। तो हम लोग देखते हैं कि वो 2 कौन से थे, वो 2 कौन से थे। देखो ये 2 थे। फर्स्ट वन, 1/3 सीट शुड बी रिजर्व फॉर मुस्लिम इन सेंट्रल असेंबली, और उन्होंने बोला रिजर्वेशन ऑफ बंगाल एंड पंजाब होना चाहिए, किसके हिसाब से, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द मुस्लिम पॉपुलेशन। प्रॉब्लम क्या हुआ, ये दोनों भी यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट में ऐड किया नहीं गया। ये दोनों जो थे, ये भी अमेंड करने के बाद 4 से 2 कर दिया गया, इन दोनों को भी यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट में ऐड किया नहीं गया। इसी वजह से क्या होता है, इसी वजह से जिन्ना को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, ही बिकेम वेरी एग्रेसिव, और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 14 पॉइंट प्रोग्राम दिया था, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। जिन्ना ने 14 पॉइंट प्रोग्राम दिया था, और उसी 14 पॉइंट प्रोग्राम में वन ऑफ द प्रोग्राम इज दैट इज सेपरेट स्टेट पाकिस्तान, और वहां पे सेपरेट स्टेट पाकिस्तान का डिमांड उठा था। जिन्ना बिकेम सो एग्रेसिव दैट ही गेव 14 पॉइंट प्रोग्राम, एंड इन वन ऑफ द 14 पॉइंट वाज दैट इज मेंशन अबाउट द सेपरेट स्टेट पाकिस्तान, उनको सेपरेट नेशन पाकिस्तान चाहिए, उसी का डिमांड वहां पे उठा था। ये चीज आपको नहीं चाहिए क्योंकि वो मेंस के लिए है, तो आप इसको इग्नोर करो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर देखो ये जिन्ना का 14 पॉइंट प्रोग्राम मैंने वही बोला। फिर देखो कलकत्ता सेशन, यहाँ पे क्या होता है, कलकत्ता सेशन होता है 1928, 1927 हो गया मद्रास सेशन, नेक्स्ट 1928 का कलकत्ता सेशन, और यहाँ पे प्रेसिडेंट बनते हैं मोतीलाल नेहरू यहाँ पे प्रेसिडेंट बनते हैं, और इन्होंने यहाँ पे वो खुद प्रेसिडेंट है, और यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। 1928 का जो सेशन था, यहाँ पे कलकत्ता वाला सेशन, यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, नेहरू रिपोर्ट वाज एक्सेप्टेड। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन दिस सेशन मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट वाज ऑफिशियली एक्सेप्टेड, बट यहाँ पे देखो 2 लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। मैं सिंपल बोलता हूँ, एक है यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू और दूसरे थे सुभाष चंद्र बोस। दे आर मेनली सोशलिस्ट लीडर बोला जाता है, सोशलिज्म आ चुका था उस टाइम में, सोशलिस्ट लीडर थे ये लोग। तो इन्होंने बोला, जवाहरलाल नेहरू और यहाँ पे दूसरे थे सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने बोला कि अभी हम लोग को, अगर आपने देखा नेहरू रिपोर्ट में क्या लिखा था, डोमिनेंट स्टेटस का बात कर बोला गया था, बट सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू दे आर डिमांडिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस, मतलब ये लोग डिमांड कर रहे थे पूर्ण स्वराज। तो इन्होंने बोला कि हम लोग डिमांड करने पूर्ण स्वराज, और नेहरू रिपोर्ट में अभी भी डोमिनेंट स्टेटस का बात बोला गया है, तो इसलिए दैट इज उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोग नेहरू रिपोर्ट को हम लोग नहीं मान रहे। मतलब मोतीलाल नेहरू के खुद के बेटे जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, समझ में चीजें। फिर यहाँ पे गांधी जी ने बोला कि गांधी जी ने नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को समझाया कि क्या करते हैं ना, अभी के लिए हम लोग डोमिनेंट स्टेटस ही डिमांड करते हैं, अभी के लिए हम लोग डोमिनेंट स्टेटस डिमांड करते हैं, और हम लोग क्या करेंगे, ब्रिटिश को कुछ एक टाइम देंगे। हम लोग कितना टाइम देंगे, हम ब्रिटिश को ग्रेस पीरियड देंगे 1 साल का, ब्रिटिश को हम लोग 1 ईयर का ग्रेस पीरियड देंगे। अगर 1 साल के अंदर उन्होंने डोमिनेंट स्टेटस नहीं दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पूर्ण स्वराज का डिमांड करेंगे, समझ में? 1 साल का टाइम देते हैं, 1928 चल रहा है ना, तो 1928 1 साल का टाइम देते हैं हम लोग। अगर ब्रिटिश 1928 का दिसंबर मंथ चल रहा है ना ये वाला, तो 19 पकड़ लो 1929, तो हम लोग क्या करेंगे, उनको 1 ईयर का ग्रेस पीरियड देंगे। अगर 1928 1929 दिसंबर, तो 1 ईयर के अंदर उन्होंने अगर डोमिनेंट स्टेटस नहीं दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा डिमांड क्या होगा, हमारा डिमांड होगा पूर्ण स्वराज का डिमांड उठाएंगे, और हम लोग क्या करेंगे, सीडीएम लॉन्च करेंगे, किनके अगेंस्ट में, सीडीएम लॉन्च करेंगे ब्रिटिश के अगेंस्ट में। समझ में आ चीजें, ये गांधी जी ने बोला। इसी वजह से सुभाष चंद्र बोस और दैट इज जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने बोला ठीक है, ये इन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, समझ में, इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया गया। तो देखो यहाँ पे जनवरी 1929 आ गया, जनवरी 1929,
अभी देखो इस जनवरी 1929, एक सेकंड रुको, ये वाला कांग्रेस सेशन ऑफ 1929 ये वाला हो गया। अभी देखो यहाँ पे यहाँ से होगा, हाँ अभी दैट इज ये क्या आ गया, लाहौर सेशन 1928 से एक साल पूरा हो गया, 1929 आ गया, 1929 आ गया, बट यहाँ पे ब्रिटिश ने डोमिनेंट स्टेटस नहीं दिया, 1 ईयर ग्रेस पीरियड कंप्लीट हो गया। तो गांधी जी ने डिसाइड किया ठीक है, अभी हमने बोला था कि हम पहले बोलते कि हम लोग का जो क्या होगा, जो डिमांड होगा डोमिनेंट स्टेटस, तो अभी हम लोग क्या डिमांड करेंगे, स्वराज नहीं, हम लोग डिमांड करेंगे पूर्ण स्वराज। तो पूर्ण स्वराज का सबसे पहले जो बात उठा था वो कहाँ पे उठा था, लाहौर सेशन। कहाँ पे, लाहौर सेशन 1929। इसके जो प्रेसिडेंट थे कौन थे लाहौर सेशन की, याद रखना, जवाहरलाल नेहरू वाज द प्रेसिडेंट। और यहाँ पे डिमांड उठा था पूर्ण स्वराज का। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते, पूर्ण स्वराज का डिमांड उठा। और यही लाहौर सेशन के अंदर 26 जनवरी 1930 को नियर द बैंक ऑफ द रिवर रवि निवार के पास में यहाँ पे फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया था। फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया था। और इसी को हम लोग क्या करते, इसी को फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया था। इसलिए हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बन के रेडी होके आ चुका था, बट हम लोग 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं ना, 26 जनवरी, इसी का इंपॉर्टेंस है 26 जनवरी। इवन 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट करते हैं, समझ में आती थी, बिकॉज 26 जनवरी 1930 को यहाँ पे पूर्ण स्वराज सेलिब्रेट किया गया था। द फर्स्ट डे ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे बोल सकते हो, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे इसी डेट को चूज किया गया था 26 जनवरी 1930 को। और ये डिसीजन कहाँ पे लिया गया था, दिसंबर 1929 जो लाहौर सेशन हो रहा था, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, वहां पे पूर्ण स्वराज का यहाँ पे डिसीजन लिया गया था। क्योंकि एक साल पूरा हो गया था 1928, गांधी जी ने बोला था एक साल का ग्रेस पीरियड देंगे 1929 तक, 1929 कंप्लीट हो गया, तो इन्होंने बोला अभी हम लोग का जो डिमांड होगा वो पूर्ण स्वराज होगा, पूर्ण स्वराज डिमांड होगा। समझ में आया, यहाँ तक पूर्ण स्वराज का डिमांड होगा यहाँ पे। तो गांधी जी ने यहाँ पे क्या किया, गांधी जी ने यहाँ पे एक सेकंड, ये हो गए जिन्ना के 14 पॉइंट प्रोग्राम, ये वाला सिविल देखो जनवरी 1929 चल रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया, क्योंकि 1 ईयर का ग्रेस पीरियड दिया गया था। तो वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया। इन्होंने बोला कि डोमिनेंट स्टेटस तो आप मांग रहे हो ना, वो डोमिनेंट स्टेटस क्या है आपका, मोंटेगू स्टेटमेंट में आप लोग का ऑलरेडी दिया है। मोंटेगू स्टेटमेंट में आप लोग का जो डोमिनेंट स्टेटस मांग रहे थे वो तो ऑलरेडी आपको मोंटेगू स्टेटमेंट में दिया हुआ है। फिर यहाँ पे बोला कि देयर विल बी अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन आफ्टर सबमिशन ऑफ दैट इज साइमन कमीशन रिपोर्ट। साइमन कमीशन रिपोर्ट को सबमिट होने के बाद आप लोगों को क्या होगा, एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाया जाएगा साइमन कमीशन को सबमिट होने के बाद। और आप वहां पे जाके जो क्या कर सकते हो, अगर आपको कुछ चेंजेस चाहिए होगा तो आप अपने साइड से जो भी चेंजेस करना है आप वहां पे रख सकते हो। यहाँ पे ये बोला गया। देखो एक चीज क्या है, इसको फिर से किसके साथ कनेक्ट कर सकते हो, देखो इसको फिर से आप लोग देख सकते हो किसके साथ मैच हो रहा है, कैरेट वाला पॉलिसी के साथ मैच हो रहा है। देखो इनको फिर से क्या दिया गया, कैरेट ऑफ रिफॉर्म, कि आप लोग के लिए रिफॉर्म आ रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि ठीक अभी के लिए अभी क्या करो, अभी आप लोग पूर्ण स्वराज का डिमांड मत करो और अभी सीडीएम भी लॉन्च करो मत करो, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, हम लोग एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाने वाले हैं लंदन में। आप जब साइमन कमीशन का रिपोर्ट सबमिट कर दिया जाएगा तब आप लोग वहाँ पे आके अगर कुछ और भी ऐड करना है तो आप यहाँ पे आके आप उसको रख सकते हो, समझ में रख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1928 वाला सेशन चल रहा था, 1928 वाला सेशन चल रहा था। इसके यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे शायद नोट्स में दिया नहीं होगा, मैं इसको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ तक तो समझ में आया, यहाँ तक तो समझ में आया। देखो यहाँ पे बोला गया था 1929 के बाद। तो यहाँ पे देखो 1929 में यहाँ पे दिस इज नोन एज दिल्ली मैनिफेस्टो। यहाँ पे इन्होंने बोला ठीक है हम लोग तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जाके ज्वाइन करेंगे। तो अगर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब आईएनसी ज्वाइन करेंगे तो वो लोग क्या रखेंगे,
क्या किस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम को वहाँ पे रखेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो उन्होंने क्या किया, एक मैनिफेस्टो बनाया। मैनिफेस्टो समझ में आता है ना, जैसे इलेक्शन से पहले जो पॉलिटिशियन होते हैं मैनिफेस्टो रखते हैं, अगर हम लोग का गवर्नमेंट आया तो हम लोग ये बनाएंगे वो बनाएंगे बेसिकली दिस इज कॉल्ड मैनिफेस्टो। तो यहाँ पे आईएनसी अगर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करते तो उनका मैनिफेस्टो क्या होगा, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा लंदन में, तो उन्होंने वो मैनिफेस्टो यहाँ पे रखा। तो उनका मैनिफेस्टो इन्होंने 2 डिमांड रखा और इसी को बोला गया है दिल्ली मैनिफेस्टो। समझ में आया, इसी को बोलते हैं दिल्ली मैनिफेस्टो। दिल्ली प्रपोजल समझ में आया था, दिल्ली प्रपोजल मतलब जो प्रपोजल मोहम्मद अली जिन्ना ने रखा था नेहरू रिपोर्ट में ऐड करने के लिए, और दिल्ली मैनिफेस्टो हो गया। यहाँ पे अगर आईएनसी जाके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करता है जो यूनियन ने बोला, तो वहां पे आईएनसी क्या डिमांड रखेगा, वहां पे क्या मैनिफेस्टो होगा, उसी को बुलाया दिल्ली मैनिफेस्टो। तो यहाँ पे बोला पर्पस ऑफ आरटीसी विल बी गिवन डोमिनेट स्टेटस टू इंडिया। आरटीसी का फर्स्ट पर्पस होगा कि इंडिया को डोमिनेट स्टेटस देना। आप लोग 1906 से यहाँ पे बात उठ रहा है स्वराज का, 1928-29 आ चुका है, बट हम लोग को डोमिनेट स्टेटस मिला ही नहीं, ऑलरेडी कनाडा को मिल चुका था। सेकंड, आईएनसी शुड गिव मेजोरिटी स्टेक इन आरटीसी। इन्होंने बोला कि आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस को आप क्या दोगे, मेजोरिटी स्टेक, मतलब मैक्सिमम मेंबर जो होंगे आईएनसी के मेंबर ही होंगे, डिसीजन आईएनसी का ही होगा, मेजोरिटी होगा तो उनका ही डिसीजन मैटर करेगा। बट यहाँ पे लॉर्ड यूनियन ने दिल्ली मैनिफेस्टो को दिसंबर 1929 को रिजेक्ट कर दिया। दिसंबर 1929 को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, समझ में आया, दिसंबर 1929 को रिजेक्ट कर दिया गया। फिर दिल्ली मैनिफेस्टो रिजेक्ट होने के बाद यहाँ पे आईएनसी ने डिसाइड किया कि हम लोग फास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नहीं जाएंगे, तो टोटल कितने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए, देयर आर टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फास्ट में आईएनसी गए नहीं, तो क्या हुआ, कोई आउटकम निकल के ही नहीं आया था, बिकॉज आईएनसी वाज वन ऑफ द मेजोरिटी पार्टी। तो यहाँ पे सेकंड में देखोगे आईएनसी जाएंगे, थर्ड में नहीं गए। तो ओनली आईएनसी ने फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कौन सा को ज्वाइन किया था, ओनली सेकंड आरटीसी वाज ज्वाइन बाय आईएनसी। फर्स्ट इन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया क्योंकि दिल्ली मैनिफेस्टो को एक्सेप्ट ही नहीं किया गया था, तो उन्होंने बोला कि हम लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाएंगे ही नहीं। तो सेकंड वाला ज्वाइन किया गया था, पढ़ेंगे हम लोग सेकंड क्यों ज्वाइन किया था और थर्ड क्यों नहीं किया था, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर देखो यहाँ पे तो गांधी जी ने क्या किया, इसके बाद देखो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, नवंबर 1930 से लेके जनवरी 1930 तक, नवंबर 1930 से लेके जनवरी 1930 तक। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे किन्होंने अटेंड किया, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और प्रिंसली क्लास ने अटेंड किया था। आईएनसी ने इसको अटेंड नहीं किया, तो यहाँ पे एक चीज देख लो पहले, थोड़ा सा एक चीज मैं यहाँ पे बोल देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हुआ, गांधी जी ने बोला था 1 ईयर ग्रेस पीरियड का बोला गया था। 1 ईयर ग्रेस पीरियड के अंदर अगर तो डोमिनेट स्टेटस से हम लोग क्या करेंगे, पूर्ण स्वराज का डिमांड उठेगा। 1928 का बात है और 1929 में हमने देखा कि पूर्ण स्वराज का डिमांड उठने लगा। फिर देखो जब पूर्ण स्वराज का डिमांड उठने लगा, ब्रिटिश ने क्या किया, 1929 को ये लोग फिर से बोले कि आप लोग के लिए एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाया जाएगा आफ्टर द सबमिशन ऑफ द साइमन कमीशन रिपोर्ट। फिर आप लोग लंदन में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा वहां पे आप लोग क्या कर सकते हो, अगर आपका जो भी ग्रीवेंसेस है अगर कुछ ऐड भी करना है तो उसमें आप लोग ऐड कर सकते हो, ये वाला चीज के बारे में यहाँ पे बोला गया। तो इसी के लिए फिर क्या हुआ, यहाँ पे दिल्ली मैनिफेस्टो कि हम लोग अगर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करेंगे तो हम लोग का मैनिफेस्टो क्या होगा, तो यहाँ पे डोमिनेटर्स का बात बोला गया था और आईएनसी को मेजोरिटी स्टेक देने का बात बोला गया था। बट दोनों को किन्होंने रिजेक्ट कर दिया, वाइसरॉय लॉर्ड यूरिन ने इसको दोनों चीज को रिजेक्ट कर दिया। तो दोनों चीजों को रिजेक्ट करने के बाद यहाँ पे आरटीसी तो ज्वाइन किए नहीं, जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ इसको आईएनसी ने ज्वाइन ही नहीं किया। इसी के बाद क्या हुआ, गांधी जी ने बोला ठीक है आपने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। गांधी जी ने क्या बोला था, पहले बोला था अगर डोमिनेटर्स वाला चीज एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, गांधी जी विल लॉन्च सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो यहाँ पे गांधी जी ने बोला ठीक है अगर आपने तो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, तो गांधी जी ने उसी टाइम दिया फेमस अपना जो है क्या दिया था, 11 पॉइंट प्रोग्राम दिया था। गांधी जी ने फेमस अपना 11 पॉइंट प्रोग्राम दिया था। गांधी जी gave his famous 11 पॉइंट प्रोग्राम। इसी के बाद गांधी जी ने अपना फेमस 11 पॉइंट प्रोग्राम दिया था। तो अभी देखते हैं कि फेमस गांधी जी ने बोला था कि ये जो 11 पॉइंट प्रोग्राम है अगर इसको भी अगर यहाँ पे बोला गया था कि जनवरी 1930 तक अगर ये 11 पॉइंट प्रोग्राम को एक्सेप्ट
किया नहीं गया तो ही विल लॉन्च सीडीएम। इन्होंने बोला कि मैं क्या करूंगा, सीडीएम लॉन्च करूंगा। तो एक बार 11 पॉइंट प्रोग्राम को देख लेते। जिन्ना ने क्या दिया था, जिन्ना ने दिया था 14 पॉइंट प्रोग्राम और गांधी जी ने दिए थे 11 पॉइंट प्रोग्राम। देखो यहाँ पे 11 पॉइंट प्रोग्राम, प्रोग्राम में 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक है आपका जनरल डिमांड, एक है जनरल डिमांड। जनरल डिमांड क्या होगा, फिर दूसरा हो गया आपका बोर्जोसी क्लास डिमांड, बोर्जोसी क्लास डिमांड। फिर तीसरा हो गया आपका पीजेंट का डिमांड। पीजेंट का डिमांड क्या होगा, पीजेंट का डिमांड। यहाँ पे जनरल डिमांड में देखो मैं पूरा 11 का जो 11 पॉइंट प्रोग्राम यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि देखो आप लोग का प्रीलिम्स में आता नहीं, ये मेंस में पूछ सकते हैं। जनरल डिमांड में कैसा था देखो लिख देता हूँ। जैसे सीआईडी रिफॉर्म का बोला गया था, सीआईडी रिफॉर्म लाने के लिए बोला गया था। आर्म्स एक्ट में रिफॉर्म लाने का बाद बोला गया था। फिर जो आर्मी का एक्सपेंडिचर, आर्मी बोल सकते हो या डिफेंस एक्सपेंडिचर को यहाँ पे डिफेंस एक्सपेंडिचर को 50% कम करने के लिए बात बोला गया था। समझ में आया? सीआईडी रिफॉर्म हो गया, आर्म्स एक्ट हो गया, फिर आर्मी या डिफेंस एक्सपेंडिचर को 50% कम करने का बोला गया था यहाँ पे। फिर और भी बहुत सारे, जैसे पोस्टल बिल के ऊपर जो स्टाम्प के ऊपर उस टाइम रेवेन्यू लगाया था उसको भी हटाने का बात बोला गया था। तो यहाँ पे बहुत सारे थे। यहाँ पे आपको सब याद करने का जरूरत नहीं, वुमेन्स का वो है। अगर मैं वीडियो चाहिए तो मैं इसके ऊपर भी बना दूंगा कि सीआईडी रिफॉर्म क्या होता है, आर्म्स एक्ट क्या होता है, इसके ऊपर भी। बोर्जोसी क्लास का जैसे डिमांड था, जैसे मैं बोल देता हूँ, बोर्जोसी क्लास का डिमांड था दैट इज रिजर्व कोस्टल शिपिंग फॉर इंडियंस। इन्होंने बोला कि जो कोस्टल शिपिंग है ना वो इंडियंस को देना चाहिए। कोस्टल शिपिंग मतलब देखो ये वाला हो गया ना मैप ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे ये जो कोस्टल वाला रीजन है यहाँ पे ब्रिटिश के कंट्रोल में था। अगर देखो बाहर से ये है ब्रिटेन से अगर कुछ सामान आ रहा है तो ये भी किसके पास है, ब्रिटिश के पास ही है। तो ब्रिटिश का गुड्स अगर ब्रिटेन से आ रहा है, इंग्लैंड से आ रहा है, वो क्या उसके ऊपर कोई भी इम्पोर्ट ड्यूटी लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, वो कभी भी इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगाते थे। ऊपर से हम लोग का जो सामान ब्रिटेन में जाता था उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर हैवी इम्पोर्ट ड्यूटी लगा देते, हैवी इम्पोर्ट ड्यूटी लगा देते थे। तो देखो हम लोग का सामान जब यहाँ से जब ब्रिटेन में जाता था तो हम लोग का सामान का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। और इनके सामान, ये तो यहाँ पे कॉलोनी बना के रखे हुए, इनके सामान जब ब्रिटेन में जाता है ना वहाँ पे भी कोई इम्पोर्ट ड्यूटी लगता है और यहाँ से भी कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाते ही नहीं है। समझ में है ना? इसके सामान जब यहाँ से भेजा जाता है उसके ऊपर कोई भी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाते ही नहीं। तो हम लोग का सामान अगर 5 रुपया बनाने में लगा तो यहाँ पे इंडिया में अगर 5 रुपया इसका प्राइस है, वहाँ पे जाता था उसका प्राइस 10 हो जाता था, क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर हैवी इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दिया। और उनका सामान उल्टा, उनका सामान जब यहाँ पे आ रहा था उसके ऊपर कोई भी इम्पोर्ट ड्यूटी लगाया नहीं जा रहा था, क्योंकि वही तो कोस्टल शिपिंग तो वही लेके बैठे हुए थे ब्रिटिश। समझ में ना? इसी वजह से क्या हुआ, जो इंडिया का जो इंडिजिनियस इंडस्ट्री था ना पूरा का पूरा खत्म ही हो गया था, पूरा खत्म ही हो गया था। फिर वो और भी बोला गया था दैट इज जो पाउंड और रुपी रेशियो का जो रेशियो होना चाहिए 1:4 होना चाहिए, ये भी बोला गया था, डिमांड किया गया था 1:4 वाला रेशियो। फिर अगर देखोगे यहाँ पे बोला गया था कि और भी मिल और इंडस्ट्री बनाना चाहिए। आप लोग पढ़ोगे, वो मेंस का क्लास है। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन जब आया था वो इंडिया में आया ही नहीं। तो इससे पहले इंडिया में ये लोग फैक्ट्री बना रहे थे, रॉ मटेरियल यहाँ पे मिलता था और फाइनल प्रोडक्ट भी यहाँ पे ही बन रहे थे। बट इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया कहाँ पे? इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया ब्रिटेन में। इन्होंने इंडिया में इंडस्ट्रियल लाया ही नहीं, तो यहाँ रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करने लगे वहाँ पे, और वहाँ से फाइनल प्रोडक्ट बन के यहाँ पे आ रहा था। समझ में? और ऊपर से मशीन का इंट्रोडक्शन हुआ था ब्रिटेन में। तो जो मशीन क्या काम कर सकता है? मशीन 10 लोगों का काम अकेला मशीन कर सकता है, और मशीन का फिनिशिंग भी अच्छा होता है। तो इसलिए मशीन जो फाइनल प्रोडक्ट बना के वहां से यहाँ बेचता था उसका प्राइस भी कम होता था, फिनिशिंग भी ज्यादा होता था। तो लोग क्या करते थे, जो कम में मिल रहा है उसको खरीदते थे। और इंडिया में अभी भी क्या था, जो जैसे खादी इंडस्ट्री लोग हाथों से बना रहे, इंडस्ट्रियलाइजेशन तो आया ही नहीं, तो जो क्या है खादी इंडस्ट्री, कपड़ों का दाम ज्यादा था और वहाँ पे मशीन मेड जो कपड़े आ रहे थे उसका फिनिशिंग भी ज्यादा अच्छा है, उसका सस्ता भी मिल रहा है। इसी वजह से क्या हुआ, इंडिया का पूरा इंडस्ट्री खत्म हो गया था।
इंडिया का पूरा इंडस्ट्री जो इंडिजिनियस जो बोल सकते हो आर्टिशियन हैंडीक्राफ्ट्स हो गया, जो कपड़ा बनाते थे उनका पूरा इंडस्ट्री खत्म हो गया था। पिजन का डिमांड था, देखो पिजन का डिमांड था एबोलिश द सॉल्ट एक्ट और रिड्यूस द लैंड रेवेन्यू। मैंने सब पूरा के पूरे 11 नहीं लिखे, जो इंपॉर्टेंट है मैं लिख दिया। अभी के लिए आपको पूरा का पूरा 11 याद रखने का कोई जरूरत नहीं है। पिजन का डिमांड था एबोलिश द सॉल्ट एक्ट और रिड्यूस द लैंड रेवेन्यू इतना ज्यादा यहाँ पे लिए जा रहे थे, जैसे परमानेंट सेटलमेंट सुना होगा, मालवाड़ी सेटलमेंट सुना होगा, रायतवाड़ी सेटलमेंट सुना होगा, ठीक है, उसके ऊपर भी अगर चाहिए होगा तो मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे इस चीज के बारे में बोला गया था, एबोलिश द सॉल्ट एक्ट एंड रिड्यूस द लैंड रेवेन्यू। तो यहाँ पे देखो जनवरी आ गया, जनवरी आते आते यहाँ पे क्या हुआ 1930 का जनवरी। तो यहाँ कोई भी यहाँ पे डिमांड को यहाँ पे दैट इज फुलफिल किया नहीं गया था, समझ में चीजें। इसीलिए गांधी जी ने डिमांड किया, गांधी जी ने डिसीजन लिया कि अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं सीडीएम लॉन्च करूंगा। और गांधी जी ने क्या किया, सीडीएम लॉन्च कर दिया। उन्होंने देखो सीडीएम के लिए यहाँ पे ये 11 पॉइंट प्रोग्राम में से इन्होंने सीडीएम के लिए चूज किया, कौन सा वाला, इन्होंने सीडीएम के लिए चूज किया दैट इज जो पिजन वाला डिमांड था। कौन सा डिमांड, एबोलिश द सॉल्ट एक्ट, एबोलिश द सॉल्ट एक्ट। इन्होंने सॉल्ट को चूज किया कि सीडीएम का जो मेन जो होगा, सॉल्ट को लेके हम लोग सीडीएम लॉन्च करेंगे, समझ गए। इन्होंने सॉल्ट को क्यों चूज किया, सॉल्ट उस टाइम का क्या था, सॉल्ट इज द कॉज ऑफ मास सफरिंग। यहाँ पे देखो सॉल्ट ऐसा नहीं था, रिच भी कंज्यूम करते, पुअर भी कंज्यूम करते। तो अगर सॉल्ट दोनों कंज्यूम कर रहे, तो अगर सॉल्ट को मैं एज ए सिंबल ऑफ सीडीएम बनाऊंगा तो रिच भी आएंगे, पुअर भी आएंगे, एक था। फिर देखो हम लोग का जो अगर देखोगे क्लाइमेटिक कंडीशन, उसके हिसाब से क्या होता है, सॉल्ट बिकम और दैट इज न्यूट्रिशनल नेसेसिटी, न्यूट्रिशन का पार्ट ही बन जाता है हम लोग का सॉल्ट हम लोग को कंज्यूम करना पड़ता है, एक रीजन हो गया। फिर देखो और एक रीजन है, जैसे देखो दिस पिजेंट्स, ये लोग पिजेंट्स क्या करते थे, ये लोग खादी इंडस्ट्री में काम करते थे, कपड़े बनाते थे, इंडस्ट्री आर्टिशियंस, वो क्या है दैट इज, ये लोग क्या है दैट इज वो लाइवलीहुड का पार्ट बन जाता ना, उसको उससे कुछ सोर्स ऑफ इनकम है उनका। तो सेम चीज वो लोग अगर सॉल्ट बना के, जो कोस्टल रीजन में रहते थे, वो सॉल्ट उनका क्या होता है, लाइवलीहुड का पार्ट बन सकता है, सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। तो इसलिए इन्होंने सॉल्ट को ही चूज किया था कि सॉल्ट विल बी द सिंबल ऑफ सीडीएम। सीडीएम लॉन्च करने के लिए गांधी जी ने सॉल्ट को ही चूज किया था। तो यहाँ पे देखो गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने सीडीएम लॉन्च किया। गांधी जी ने सीडीएम कहाँ से लॉन्च किया, गांधी जी ने सीडीएम लॉन्च किया था दैट इज फ्रॉम साबरमती आश्रम। इन्होंने बोला कि साबरमती आश्रम से ये क्या करेंगे, ये दैट इज दांडी कोस्ट तक जाएंगे और वहां पे जाके वो सॉल्ट लॉ को ब्रेक करेंगे, मतलब वहां पे सॉल्ट खुद बनाएंगे। तो इन्होंने यहाँ पे ये वाला डिसीजन लिया था। तो देखो यहाँ पे देखो दांडी मार्च, यहाँ पे दांडी के कोस्ट में जाने के बाद बोला गया था, कहाँ से दैट इज साबरमती। गांधी जी अपने साबरमती आश्रम से दांडी कोस्ट जाएंगे। तो मार्च 12 को निकले थे और अप्रैल 6 1930 तक यहाँ पे पहुंच गए थे, सर में अप्रैल 6 तक यहाँ तक पहुंच गए थे यहाँ पे। तो यहाँ पे और भी क्वेश्चन आता है ना, दैट इज एक आसामीज भी यहाँ पे दांडी मार्च में गांधी जी के साथ थे। दांडी मार्च के टाइम में उनका नाम क्या था, तो उनका नाम क्या था, दैट इज उनका नाम था, वो आप लोग क्वेश्चन में आंसर करना तो एक बार, ठीक है, मैं अभी लिखा देता हूँ क्योंकि वो भी एग्जाम में लीलाधर बरुआ। तो ये एग्जाम में तो बहुत बार आ चुका है कि गांधी जी के साथ सीडीएम में और एक आसामीज थे, उनका नाम क्या था, लीलाधर बरुआ। तो एग्जाम में आ चुका है। तो यहाँ पे देखो दांडी मार्च, तो ये तो आप लोग के नहीं चाहिए, यहाँ पे बहुत सारा चीजें हैं वो आप लोग के लिए नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखो तमिलनाडु पे किन्होंने लॉन्च किया, राजगोपालाचारी ने लॉन्च किया। यहाँ पे फिर तेंजोर में भी यहाँ पे सॉल्ट लॉ इन्होंने स्टार्ट किया। फिर यहाँ पे देखो अलग अलग जगह में कहाँ पे किन्होंने स्टार्ट किया था, वो आप लोग को नहीं चाहिए, इतना डिटेल में एग्जाम में नहीं पूछते। ओडिशा में किन्होंने स्टार्ट किया, गोपाल बंधु चौधरी, गांधीयन लीडर, उन्होंने उड़ीसा में स्टार्ट किया। ये वाला एग्जाम में पूछा गया है, ये वाला APSC पूछ चुका है। दर्शना जो सॉल्ट फैक्ट्री था उसके ऊपर किन्होंने रेड किया था, दर्शना सॉल्ट फैक्ट्री के ऊपर किन्होंने रेड किया था, तो डेट इज सरोजिनी नायडू, इमाम साहिब और मनीलाल गांधी सोन, इन्होंने दर्शना सॉल्ट फैक्ट्री के ऊपर रेड किया था। याद रखना सीडीएम के टाइम में ये वाला चीज हुआ था और ये एग्जाम में पूछ चुके हैं। बिहार में चंपारण और सरन और द फर्स्ट 2 डिस्ट्रिक्ट वेयर स्टार्ट सॉल्ट सत्याग्रह। सॉल्ट सत्याग्रह बिहार में चंपारण में और सरन में हुआ था। पेशावर रीजन में भी हुआ और ये वाला एग्जाम में आ सकता है। पेशावर रीजन में क्या था, यहाँ पे जो पाकिस्तान का पार्ट है ना, उस टाइम किसका पार्ट था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस होता है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का पार्ट था। और यहाँ पे कौन थे,
खान अब्दुल गफ्फर खान थे। और इन्होंने क्या किया, एक खुदाई खिदमतकार बोल के इन्होंने एक रेड शर्ट बोल के एक नॉन वायलेंट रेवोल्यूशनरी वो बनाए थे। ये जो अब्दुल गफ्फर खान है ना, इनको क्या नाम से बोला जाता है, ही इज ऑल्सो कॉल्ड बाय द नेम ऑफ, इनको बोला जाता है फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है। इनको अब्दुल गफ्फर खान को आप लोग याद रखना फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है, फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है। और ये कौन है पता है, ये बोला जाता है कि ये जो फर्स्ट, ये तो पार्टीशन होने के बाद तो ये इंडिया में नहीं थे, तो बोला था ही वाज फर्स्ट द नॉन इंडियन, जो नॉन इंडियन है जिनको फर्स्ट दैट इज भारत रत्न दिया गया था अब्दुल गफ्फर खान को। तो ये भी कभी पूछ सकते हैं, अब्दुल गफ्फर खान। जो भी हो, यहाँ पे सीडीएम चल रहा था, सीडीएम यहाँ पे सॉल्ट लॉ का ब्रेक करने के बाद बोल रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ देखोगे, सीडीएम के टाइम में क्या होता है, जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर्स थे सीडीएम के टाइम में, जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर्स थे यहाँ पे सबको अरेस्ट कर लिया था। आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर करो, तो आप लोग उसको आंसर करना कि सीडीएम के टाइम में आसाम में एक ओमेन का विंग बनाया गया था, क्या नाम था, पुष्पलता दास ने एक ओमेन विंग बनाए थे, उसका नाम क्या था सीडीएम के टाइम में, वो आप यहाँ पे आप लोग आंसर करना। तो यहाँ पे देखो सीडीएम के टाइम में देखोगे क्या होगा, दैट इज लॉर्ड यूरिन थे। यहाँ पे देखोगे मैक्सिमम लीडर जो है उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, मैक्सिमम लीडर को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे सीडीएम, हम लोग देख लेते एक बार क्या लिखा हुआ है। मेनी लेजिस्लेटिव लीडर्स फॉलोड गांधी जी, दे वर अरेस्टेड एंड नेहरू वाज अरेस्टेड ऑन अप्रैल 1930 एंड गांधी जी वाज अरेस्टेड ऑन 4 मई 1930 एंड सेंट टू यरवदा जेल ऑफ पुना। ये क्या होगा, PWNA होगा, पुना। उनको यरवदा जेल पुना में भेज दिया गया था। मतलब सीडीएम क्या हो गया, लीडरलेस हो गया। इंपोर्टेंट जितने भी लीडर थे सब लोग को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया, समझ में? सीडीएम यहाँ पे 1930 और मई 1930 तक यहाँ पे गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया। और इनको कहाँ पे भेजा गया, यरवदा जेल पुना में भेजा गया, यरवदा जेल पुना में भेजा गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीडीएम के टाइम में हम लोग को पीजेंट, ट्राइबल, ओमेन, मर्चेंट वर्कर्स, मुस्लिम्स, बट देखोगे ना मुस्लिम पार्टिसिपेशन कॉम्पेरेटिवली कम थे, एनसीएम के टाइम में ज्यादा थे। इस टाइम में उतने मुस्लिम पार्टिसिपेशन हम लोग को देखने को नहीं मिले थे। तो यहाँ पे देखो इस टाइम तक फास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो चुका था, जुलाई 1930 यहाँ पे फास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का अनाउंसमेंट हो चुका था। तो लॉर्ड यूरिन ने क्या किया, प्रपोज ए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन जुलाई 1930 एंड रिटेरेटेड द गोल ऑफ डोमिनेंट स्टेटस। तो यहाँ पे बोला ठीक है, यहाँ पे जो डोमिनेंट स्टेटस का बात बोला गया था, तो यहाँ पे जो फास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे होने वाला है और यहाँ पे आप लोग अपने जो डिमांड्स है उसको फास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में रख सकते हो। तो हमने देखो यहाँ पे पढ़ा था फास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में देखोगे उसी टाइम देखोगे फास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो चुका था। और फास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में टाइम में अगर देखोगे गांधी जी अलॉन्ग विद अदर आईएनसी के लीडर्स, वो लोग कहाँ पे थे, वो लोग जेल में थे। तो फास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आईएनसी ने ज्वाइन ही नहीं किया, फास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो था उसको आईएनसी ने ज्वाइन ही नहीं किया। एक सेकंड मैं इसको आप लोग को दिखाया था। ठीक है, एक सेकंड, फास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपका जो, तो देखोगे तो फास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे क्या होगा, फास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो यहाँ पे हो रहा था इसको ना आईएनसी ने ज्वाइन ही नहीं किया, क्योंकि मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द आईएनसी लीडर्स आर इन जेल, उनको जेल में भेज दिया था बिकॉज ऑफ द लॉन्च ऑफ सीडीएम में पार्टिसिपेट करने की वजह से और सीडीएम लॉन्च करने की वजह से मैक्सिमम जो आईएनसी के लीडर वो तो जेल में ही थे। तो यहाँ पे उन्होंने फास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन नहीं किया था। तो ठीक है, इसका बाद में इसको मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। देखो इसके बाद क्या हुआ, फास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो ज्वाइन नहीं किया, तो फास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आईएनसी ने ज्वाइन नहीं किया बोल के फास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आईएनसी ने ज्वाइन नहीं किया करके बोल के देयर वाज नो पॉसिबल आउटकम। कोई फास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से कोई आउटकम लिखना ही नहीं, कोई पॉसिबल आउटकम निकला ही नहीं फास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से, समझ में आया? कोई पॉसिबल आउटकम निकला ही नहीं। इसीलिए यहाँ पे ब्रिटिश के जो पार्लियामेंट है, ब्रिटिश के पार्लियामेंट, इन्होंने बोला कि आप क्या करो, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आप आईएनसी को लेके आओ, आईएनसी को यहाँ पे ज्वाइन करने बोलो, क्योंकि आईएनसी अगर ज्वाइन नहीं करेगा तो यहाँ पे पॉसिबल आउटकम कुछ निकल के आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ, उस टाइम के जो वाइसरॉय थे, वाइसरॉय का नाम था लॉर्ड यूरिन, यहाँ पे नाम था लॉर्ड यूरिन। तो लॉर्ड यूरिन के ऊपर यहाँ पे प्रेशर बनना स्टार्ट हो गया। वाइसरॉय जो थे इनका नाम था लॉर्ड यूरिन।
तो लॉर्ड इरविन के ऊपर अभी प्रेशर बनना स्टार्ट हो गया कि अभी इनका था कि क्या करना पड़ेगा, या इनका था कि ये आईएनसी को लाना पड़ेगा यहाँ पे सेकेंड राउंड कांग्रेस में। इसीलिए लॉर्ड इरविन ने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने गांधी जी को रिलीज कर दिया। गांधी जी के साथ और कुछ भी और भी इंपॉर्टेंट जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे जो सीडीएम के टाइम में अरेस्ट कर लिए गए थे, ऑल ऑफ देम वर रिलीज्ड अनकंडीशनली। उन्होंने कुछ कंडीशन नहीं रखा, सबको अनकंडीशनली रिलीज कर दिया गया था। तो गांधी जी उनको जेल से रिलीज कर दिया जाता है। और गांधी जी जब रिलीज किया गया तब यहाँ पे वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने गांधी जी के साथ एक पैक्ट साइन किया और उसको बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट। और इसी को और नाम क्या बोला जाता है, इसी को और एक नाम से बोला जाता है दिल्ली पैक्ट, दिल्ली पैक्ट भी बोला जाता है। क्यों यहाँ पे इन्होंने क्यों गांधी इरविन पैक्ट साइन किया, गांधी क्योंकि यहाँ पे बोला ठीक है हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ पे इनका अगर डिमांड हम लोग कुछ फुलफिल नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये लोग आरटीसी ज्वाइन ही नहीं करेंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पे गांधी यूरिन पैक्ट साइन होता है। गांधी यूरिन पैक्ट में देखो यहाँ पे जो यूरिन क्या करते हैं, आउट ऑफ 11 पॉइंट डिमांड, 11 डिमांड है ना, 11 पॉइंट डिमांड ऑफ गांधी, उसमें से 2 पॉइंट को ये एक्सेप्ट कर लिए। जो पहला वाला डिमांड है दैट इज इन्होंने बोला, डिमांड था रिलीज ऑफ, एक डिमांड था रिलीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स। यहां पे एक डिमांड था प्रिजनर्स, जनरल डिमांड में मैंने वहां पे नहीं लिखा था ना, अब एक डिमांड था रिलीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स। तो यहाँ पे जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको छोड़ने का बात बोला गया था। तो यहाँ पे यूरिन ने बोला ठीक है, मैं जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स है मैं सबको छोड़ दूंगा, बट मैं किनको नहीं छोड़ूंगा, जिन्होंने वायलेंस किया है। मतलब गांधी यूरिन पैक्ट के अंदर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनको छोड़ा नहीं गया था। इन्होंने बोला ठीक है मैं सबको छोड़ने वाला हूँ, ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर जो भी है सबको मैं छोड़ दूंगा, बट जिन्होंने वायलेंस किया है उनको मैं छोड़ूंगा नहीं, उनको मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। क्योंकि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव इन्होंने क्या किया था, उन्होंने किया था दैट इज लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, समझ में आया? तो इसीलिए इनको छोड़ा नहीं गया था। फिर देखो इन्होंने सेकंड वाला था जो डांडी मार्च जिसके लिए हो रहा था, दैट इज एबोलिशन ऑफ सॉल्ट एक्ट। तो इन्होंने बोला ठीक है अभी से मैं क्या करूंगा, सॉल्ट एक्ट को एबोलिश कर रहा हूँ, सॉल्ट एक्ट एबोलिश कर रहा हूँ। मतलब नाउ इंडियंस कैन ऑल्सो मैन्युफैक्चर सॉल्ट, इंडियंस भी यहाँ पे सॉल्ट मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो इन्होंने गांधी जी को बोला कि ठीक है आपके कहने पर मैं कर रहा हूँ, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आके सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करना पड़ेगा, आपको आके सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे गांधी जी ने इनको बोला ठीक है तो हम लोग भी क्या करेंगे, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आके ज्वाइन करेंगे, समझ में आया? तो यहाँ पे गांधी जी ने बोला ठीक है हम लोग सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस आके ज्वाइन करेंगे। तो इसी वजह से दैट इज देखोगे सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, यहाँ पे गांधी जी ने सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन कर लिया था, समझ में आया? गांधी जी ज्वाइन सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस, समझ में आया? ये वाला चीजें यहाँ पे बोला गया था। फास्ट 1930 और जनवरी 1930 तक हुआ था। इसको तो आईएनसी ने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि यहाँ पे तो मोस्ट ऑफ द आईएनसी के जो लीडर्स थे वो तो जेल में ही थे, मैक्सिमम लीडर्स जेल में थे, तो ये उसकी यहाँ से कोई भी आउटकम निकल के आया नहीं था। फिर देखो गांधी यूरिन पैक्ट कब हुआ था ये भी देख लेना एक बार, दैट इज जनवरी 25, 1931 तक यहाँ पे गांधी यूरिन पैक्ट हो चुका था। तो ये वाला चीज एग्जाम के लिए आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, हमने ये पढ़ लिया। गांधी यूरिन पैक्ट हो गया हम लोग का, गांधी यूरिन पैक्ट हो गया। ये सब तो मेंस का है, ये सब मेंस का है, ये सब मेंस में हम लोग पढ़ेंगे, अभी के लिए आप लोगों का नहीं चाहिए, मेंस के लिए है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये अभी देखो गांधी यूरिन पैक्ट हो गया, गांधी यूरिन पैक्ट हो गया। गांधी यूरिन पैक्ट होने के बाद देखो यहाँ पे चल रहा था कराची सेशन, जो यहाँ पे कराची सेशन हो रहा था, आईएनसी का कराची में सेशन हो रहा था 1931 को, आईएनसी का कराची सेशन हो रहा था 1931 को। तो यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे डिसीजन लिया गया था कि गांधी जो क्या है यहाँ पे गांधी यूरिन पैक्ट या दिल्ली पैक्ट जो है वो आईएनसी उसको मानेगा, फॉलो करेगा। मतलब आईएनसी विल जॉइन सेकंड आरटीसी, इस चीज को यहाँ पे माना गया था। बट आईएनसी क्या करेगा, क्या डिमांड रखेगा, पूर्ण स्वराज का डिमांड रखेगा। कहाँ पे, दैट इज आरटीसी में, सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस में उनका डिमांड होगा पूर्ण स्वराज का। तो यहाँ पे देखो जब ये कराची सेशन चल रहा था, तब यहाँ पे क्या हुआ, जब यहाँ पे गांधी जी जब जा रहे थे कराची में, तब इनको क्या दिखाया जा रहा था, ब्लैक फ्लैग दिखाया जा रहा था। जो यहाँ पे कौन दिखा रहे थे, दैट इज भाई, यहाँ पे कौन दिखा रहे थे,
नौजवान पंजाब नौजवान भारत के लोगों ने यहाँ पे दैट इज ब्लैक फ्लैग दिखाया था। किसको? गांधी जी को ब्लैक फ्लैग दिखाया था गांधी जी को। पता है क्यों? यहाँ पे देखो क्या हुआ, दैट इज 23 मार्च 1931 को यहाँ पे दैट इज भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों को फांसी दे दिया जाता है। और यहाँ पे बोला जाता है कि गांधी जी चाहते तो इनको बचा सकते थे, क्योंकि गांधी यूरिन पैक्ट में रिलीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स में अगर बोला तो इनको भी छोड़ना चाहिए था। ये भी तो उस टाइम में अरेस्ट किया गए थे। तो एग्जाम में आ सकता है ना कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव इनको क्यों अरेस्ट किया गया था। ये देखो तीनों, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इनको अरेस्ट किया गया था अंडर द लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, अंडर लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के अंडर में, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में अंडर में इनको अरेस्ट किया गया था। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस क्या हुआ था यहाँ पे, जब साइमन कमीशन चल रहा था, साइमन कमीशन के टाइम में जब 1928 को उसके अगेंस्ट में जब यहाँ पे साइमन कमीशन में जब प्रोटेस्ट चल रहा था, तो वहाँ पे लाला लाजपत राय ने जाके ज्वाइन किया था, लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय जब ज्वाइन किए थे, वहाँ पे ब्रिटिश ने लाठी चार्ज करने को बोल दिया, और लाठी चार्ज करने की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, दैट इज साइमन कमीशन के प्रोटेस्ट के टाइम में यहाँ पे 1928 को यहाँ पे दैट इज लाला लाजपत राय डेथ हो गया था। समझ में आया? लाला लाजपत राय का डेथ हो गया था। और लाला लाजपत राय को क्या बोलते हैं? किंग ऑफ पंजाब बोला जाता है। उसी लाला लाजपत राय का डेथ का ही रिवेंज किन्होंने लिया था? डेथ का ही रिवेंज लिया था ये तीनों ने, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये तीनों ने किसका रिवेंज लिया था? इन्होंने रिवेंज लिया था दैट इज लाला लाजपत राय का डेथ का ही रिवेंज लिया था ब्रिटिश से। और इसी को बोला जाता है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। आपको लिए और एक क्वेश्चन है, आप लोग इसको बोलना तो आप लोग, कि यहाँ पे ये तीनों ने, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर किन के ऊपर अटैक किया था? ब्रिटिश ऑफिसर जिनको इन्होंने मारा था उनका नाम क्या था? ब्रिटिश ऑफिसर। तो यहाँ पे क्या हुआ, ब्रिटिश ने दैट इज लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के अंडर में इन्होंने वायलेंस किया था, इनको अरेस्ट कर लिया गया और इसलिए इनको छोड़ा नहीं गया था। तो यहाँ पे जब गांधी जी जब जा रहे थे दैट इज कराची सेशन अटेंड करने के लिए, तब यहाँ पे पंजाब नौजवान भारत के लोगों ने इनको ब्लैक फ्लैग दिखाया था। पंजाब नौजवान भारत जो यहाँ पे जो पार्टी है, इसको फॉर्म किए थे भगत सिंह इसको फाउंड किए थे। तो यहाँ पे तो मेनली ये रीजन था। समझ में आया चीजें? यहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे 2 होता है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाया जाता है। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या होगा, सेकंड राउंड एक याद रखना, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को किन्होंने ज्वाइन किए थे? बी आर अम्बेडकर ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उन्होंने ज्वाइन किए थे। समझ में? ये एग्जाम में पूछा भी गया है। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किए, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब ज्वाइन किए तो यहाँ पे क्या हुआ, ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश के उस टाइम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे ना तब इंडिया में, वो थे सैमुअल होरे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला पूर्ण स्वराज वाला डिमांड को हम लोग रिजेक्ट कर दे, क्योंकि यहाँ पे कराची सेशन में डिसीजन लिया गया था कि हम लोग वहाँ पे जाके पूर्ण स्वराज का डिमांड रखेंगे। बट यहाँ पे क्या हुआ, 1930 वाला में बोला कि पूर्ण स्वराज का डिमांड को हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे, नहीं मान रहे। दैट इज उस टाइम के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उनका नाम था सैमुअल होरे। इन्होंने बोला कि पूर्ण स्वराज वाला डिमांड हम लोग नहीं मानेंगे, पूर्ण स्वराज, क्योंकि अभी डिमांड स्वराज से पूर्ण स्वराज हो चुका था 1929 को, तो पूर्ण स्वराज का डिमांड इन्होंने बोला नहीं मानेंगे इसको। फिर देखो उस टाइम के जो ब्रिटिश के पीएम थे, ब्रिटेन के जो पीएम थे, इनका नाम था रामसाय मैकडोनाल्ड। इनका नाम था रामसाय मैकडोनाल्ड। तो यहाँ पे क्या हुआ, रामसाई मैकडोनाल्ड किए गए, इन्होंने एक इस टाइम में सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस के टाइम में रामसाई मैकडोनाल्ड लेके आ गए, और एक चीज इसको बुलाता है कम्युनल अवार्ड का मतलब होता है, ये क्या किए इन्होंने, ये लेके आ गए सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस क्लास हिंदूज, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस क्लास। समझ में? इन्होंने बोला जो डिप्रेस क्लास है, लोअर क्लास है, उनके लिए मैं सेपरेट इलेक्टोरेट लेके आऊंगा।
जब यहाँ पे देखा, इसको बुलाया गया कम्युनल अवार्ड, इसलिए क्या बोलते हैं ना, रामसाई मैकडोनाल्ड को फादर ऑफ कम्युनल अवार्ड भी बोलते हैं। तब गांधी जी लंदन में थे, सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करने गए थे। तो अभी गांधी जी को रियलाइज हुआ कि इससे पहले तो ये लोग क्या कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम वाला डिवाइड एंड रूल खेल रहे थे। अभी ये लोग हिंदू को ही दो पार्ट में डिवाइड करने वाले थे, हिंदू के अंदर ही दो पार्ट, एक हो गया अपर क्लास हिंदू, एक हो गया लोअर क्लास हिंदू। तो किसके लिए वो सेपरेट लोग लेके आ रहे थे, लोअर क्लास हिंदू, डिप्रेस क्लास के लिए। तो इनको लगा ऑलरेडी तो ये हिंदू मुस्लिम डिवाइड एंड रूल खेल रहे थे, अभी ये लोग क्या कर रहे, हिंदू को ही दो पार्ट में डिवाइड कर रहे, अपर क्लास हिंदू, लोअर क्लास हिंदू। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब यहाँ पे कम्युनल अवार्ड वाला बात उठा, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस क्लास, गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी दैट इज सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस से आगे वापस, समझ में, गांधी जी ने सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस से वापस आ गए। इसलिए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी कोई भी आउटकम नहीं निकल के आया, समझ में, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी कोई आउटकम नहीं निकल के आया, क्योंकि वो वापस इंडिया आ गए थे। फिर इंडिया आने के बाद यहाँ पे इन्होंने बोला कि क्या करूँगा, मैं सीडीएम को फिर से कंटिन्यू करूँगा। गांधी जी ने डिसाइड किया मैं सीडीएम को फिर से कंटिन्यू करूँगा। बट प्रॉब्लम क्या हुआ, प्रॉब्लम हो गया कि यहाँ पे गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया एंड गांधी जी वाज सेंट टू जेल, क्योंकि उस टाइम तक यहाँ पे जो वाइसरॉय थे, वाइसरॉय भी चेंज हो चुके थे। तो वाइसरॉय जो इस टाइम वाइसरॉय जो थे, इनका ये कौन थे, ये थे वाइसरॉय जो चेंज हो चुके थे, इनका नाम था लॉर्ड विलिंगडन। लॉर्ड विलिंगडन ने क्या किया, विलिंगडन ने ही रिप्लेस्ड लॉर्ड यूरिन। तो विलिंगडन ने क्या किया, गांधी जी जब वापस आके फिर से बोले कि मैं सीडीएम को ही कंटिन्यू करूंगा, तो यहाँ पे सीडीएम तो बोला गया, सीडीएम को थोड़ा टाइम रोक दिया गया था, क्योंकि यहाँ पे आरटीसी ज्वाइन करने चले गए थे तो गांधी यूरिन पैक्ट के अंदर। तो यहाँ पे आके फिर से गांधी जी ने रिज्यूम कर दिया सीडीएम को। बट लॉर्ड विलिंगडन जो नए वाइसरॉय बन के आते, इन्होंने क्या किया, गांधी जी को अरेस्ट कर दिया, समझ में, गांधी जी के साथ और भी जितने भी है उनको अरेस्ट कर दिया एंड ऑल ऑफ देम वर सेंट टू, यहाँ पे गांधी जी को मेनली कहाँ पे भेजा, येरवदा जेल पुणे में भेजा गया था। येरवदा जेल पुणे में यहाँ पे भेजा गया था, समझ में, येरवदा जेल पुणे में भेजा गया था। तो येरवदा जेल पुणे में जाने के बाद गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ही सेट ऑन हंगर स्ट्राइक, ये हंगर स्ट्राइक में बैठ गए, क्योंकि उनको लगा कि अभी अगर ये कम्युनल अवार्ड वाला चीज पास हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखो कि अम्बेडकर उसके सपोर्ट में थे, क्योंकि हमेशा से सब अगर देखोगे ना फ्रॉम वैदिक एज ओनली, वैदिक लेटर वैदिक एज से ही देखोगे तो हमेशा डिप्रेस क्लास को सबसे ज्यादा एक्सप्लोर किया गया था। उनको वेदा पढ़ने नहीं आता था, उनको पब्लिक प्लेस में जाने का नियम नहीं था। फिर हो गए अनटचेबल्स आ गए थे गुप्ता के टाइम में, चांडाल्स, उनको अगर मनुस्मृति में उनके बारे में बहुत खराब चीजें लिखा गया था, धर्मशास्त्र में बहुत खराब चीजें लिखा गया था। कोई अगर लोअर क्लास अगर अपर क्लास को देख भी लेगा तो उसका आंख में गर्म रोड डाल देने के बाद बोला गया था। लोअर क्लास अगर अपर क्लास के अगेंस्ट में कुछ बोल भी देता है तो गर्म रड मुंह में रखने का बोला गया था। तो उनको हमेशा से एक्सप्लोर किया गया था, तो इसलिए यहाँ अम्बेडकर ने इसको सपोर्ट किए थे। तो यहाँ पे गांधी जी को लगा अभी हिंदू को ही दो पार्ट में डिवाइड करने वाले, लोअर क्लास हिंदू, अपर क्लास हिंदू, इसलिए गांधी जी येरवदा जेल में ही हंगर स्ट्राइक में बैठ गए। तभी क्या हुआ, इन्होंने डिमांड किया, इसीलिए बी आर अम्बेडकर को आना पड़ा गांधी जी के साथ मिलने के लिए। और यहाँ पे बी आर अम्बेडकर और गांधी जी जो येरवदा जेल पुणे था, वहाँ पे दोनों के बीच में, गांधी जी के बीच में यहाँ पे जो फेमस एक पैक्ट साइन होता है, इसको बुलाता है पुणे पैक्ट। इसमें पुणे पैक्ट साइन होता है, समझ में, पुणे पैक्ट में बोला गया कि आप लोग को जो डिप्रेस क्लास है उनको सेपरेट इलेक्टोरेट तो दिया नहीं जाएगा, उसके जगह में हम लोग क्या देंगे, रिजर्वेशन देंगे। रिजर्वेशन आप लोग को रिजर्वेशन दिया जाएगा, और रिजर्वेशन कितना देने का बात बोला गया था, 18% रिजर्वेशन देने का बात बोला गया था। और यहाँ से ही जो रिजर्वेशन वाला चीज आया था, यहाँ से ही आया था रिजर्वेशन, समझ में, 18% रिजर्वेशन देने का बात बोला गया था डिप्रेस क्लास को 18% रिजर्वेशन देने का बात बोला गया था। और इसी को बोला जाता है पुणे पैक्ट। पुणे में साइन हुआ था, येरवदा जेल पुणे में, और इसी का नाम पड़ गया पुणे पैक्ट। तो पुणे पैक्ट किसके बीच में साइन हुआ था, दैट इज फ्रॉम बिटवीन अम्बेडकर एंड दैट इज गांधी जी। अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में यहाँ पे पुणे पैक्ट साइन हुआ था, समझ में आया चीजें यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। कम्युनल अवार्ड हो गया, कम्युनल अवार्ड पढ़ लिए। और देखो और यहाँ पे क्या हुआ, बाय द टाइम ऑफ 1934 आते आते गांधी जी ने भी क्या किया, गांधी जी ने भी 1934 आते आते गांधी जी ने भी यहाँ पे सीडीएम को विड्रॉ कर लिया।
जो सीडीएम था वो 1934 तक ही चल रहा था, गांधी जी ने सीडीएम को फिर से विड्रॉ कर दिया। तो गांधी जी का देखो, मैंने पहले ही बोला है, गांधी जी का क्या था, गांधी जी जो मेनली फॉलो कर रहे थे, देखो इनका था कि एसटीएस मतलब स्ट्रगल करेंगे, स्ट्रगल मतलब सोचो कोई भी एक मूवमेंट लॉन्च किया, उसके बाद ट्रूस, फिर से बात क्या करेंगे, स्ट्रगल करेंगे। मतलब वो कभी भी एक मूवमेंट को लॉन्ग टाइम के लिए स्ट्रेस नहीं करते थे। तो यहाँ पे ठीक है 2-3 साल कर लिए एनसीएम, उसके बाद ट्रूस मतलब होगा जैसे हमने पढ़ा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद उन्होंने कंस्ट्रक्टिव वर्क करना स्टार्ट कर दिया था। कंस्ट्रक्टिव वर्क मतलब हो गया दैट इज हिंदू मुस्लिम यूनिटी, लाइब्रेरी बनाएंगे, पॉलिटिकल एजुकेशन देंगे लोगों को, वोमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करेंगे, खादी इंडस्ट्री बनाएंगे, दिस आर कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव वर्क। और स्ट्रगल मतलब फिर जब देखूंगा कि लोग रेडी हो गए तो मैं फिर क्या करूंगा, और एक मूवमेंट लॉन्च करूंगा। तो जैसे एनसीएम था, थोड़ा टाइम लिए, सीडीएम लॉन्च किए, तो सीडीएम यहाँ पे सीडीएम खत्म हुआ, थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव वर्क कर लेंगे, बाद में क्या लॉन्च कर देंगे, क्विट इंडिया मूवमेंट, उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया जाएगा। इसी को बोलते हैं एसटीएस, स्ट्रगल स्ट्रगल। तो गांधी जी ने 1934 तक आते आते सीडीएम को विड्रॉ कर दिया, सीडीएम को यहाँ पे खत्म कर दिया, और उन्होंने बोला कि अभी मैं क्या करूंगा, कंस्ट्रक्टिव वर्क करूंगा। तो कंस्ट्रक्टिव वर्क के अंडर इन्होंने क्या किया, इनको पता चला कि अभी हिंदू मुस्लिम यूनिटी तो ठीक है करना ही है, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था कि हिंदुइज्म को 2 पार्ट में डिवाइड करने का बात बोला गया था थोड़ा पहले, जो कम्युनल वार्ड, दैट इज लोअर क्लास हिंदू, अपर क्लास हिंदू। तो लोअर क्लास हिंदू जो थे, दैट इज उनका कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए इन्होंने क्या किया, दैट इज ही पब्लिश्ड ए न्यूज़पेपर। तो एग्जाम में वो भी आता है, दैट इज यहाँ पे क्या करते थे, इसका नाम क्या था, हरिजन, दैट इज सन ऑफ गॉड भी बोला आता है, हरिजन बोल के, जो उनका जो वारदा आश्रम है वहां से वो न्यूज़पेपर पब्लिश करते थे जिसका नाम था हरिजन। समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे इनको पता चला कि जो अनटचेबल्स है या जो लोअर क्लास है उनका कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब था, तो इसलिए वो क्या करते थे, हरिजन बोल के न्यूज़पेपर पब्लिश करते थे, ताकि क्या हुआ, जो हिंदू, अपर क्लास हिंदू, लोअर क्लास हिंदू, वो लोग क्या करें, सोसाइटी से अनटचेबिलिटी को दूर किया जाए, और जो हिंदू है वो सब मिलके रहे। समझ में, इसलिए ये वाला चीज इन्होंने ये कंस्ट्रक्टिव वर्क के अंदर इसको करने का सोचा था यहाँ पे। तो ये वाला हो गया। देखो गांधी जी ने जब निकल के, गांधी जी क्या करते, गांधी जी ने दैट इज यहाँ पे 1934 को गांधी जी ने आईएनसी से रिजाइन कर दिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस से गांधी जी ने 1934 को रिजाइन कर दिया। क्यों पता है, क्योंकि अक्टूबर 1934 को यहाँ पे दैट इज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने डिसाइड किया, वो लोग क्या करेंगे, दे विल कॉन्टेस्ट इलेक्शन, ये लोग जो कमिंग जो इलेक्शन आ रहा होगा उसमें इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। तो 1934 आते आते तक गांधी जी ने यहाँ पे रिजाइन कर दिया, और गांधी जी ने बोला कि ठीक है, उन्होंने आपने जो सक्सेसर है, मतलब इन्होंने चूज किया, ठीक है, नेहरू मेरे क्या करेंगे एज ए सक्सेसर चूज किए थे, अभी तो यहाँ पे लिखा नहीं है, बाद में हम लोग पढ़ेंगे इसको। इसके 1934 आता था तो ये वाला चीज हो गया था। तो यहाँ पे गांधी जी किसके ऊपर फोकस कर रहे थे, देखो अब नाउ देयर इज अ कन्फ्यूजन ऑफ आईएनसी व्हाट टू डू आफ्टर 1934 को जैसे एनसीएम खत्म होने के बाद कन्फ्यूजन था कि क्या करना है, तो अभी क्या हुआ, सीडीएम भी खत्म हो गया, सीडीएम के बाद हम लोग को करना क्या है, व्हाट टू डू आफ्टर सीडीएम। तो क्या बोला गया, फोकस ऑन नेशन बिल्डिंग वर्क, गांधी जी सपोर्टेड इट, बोला कि हम लोग क्या करेंगे, नेशन बिल्डिंग का काम करेंगे, तो गांधी जी ने इसको सपोर्ट किया। गांधी जी का जो था कि हम लोग कंस्ट्रक्टिव वर्क करेंगे। फिर कॉन्स्टेंट द काउंसिल इलेक्शन इन 1934, लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो इलेक्शन होगा उसको कॉन्टेस्ट करेंगे 1934। और थे कंटिन्यू रिवोल्यूशन, जो लेफ्टिस्ट और सोशल लीडर जो नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने बोला कि हम लोग जो रिवोल्यूशन चल रहा है उसको कंटिन्यू करते, सीडीएम हो गया जो भी है उसको पूरा कंटिन्यू करते, उसको खत्म नहीं करते। तो यहाँ पे अक्टूबर 1934 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने डिसाइड किया, ये तीनों में से इन्होंने चूज किया कौन सा वाला, ये वाला कॉन्टेस्ट इलेक्शन वाला। जब इन्होंने ये कॉन्टेस्ट इलेक्शन वाला 1934 को चूज किया तो गांधी जी उसको अगेंस्ट में थे, और गांधी जी ने आईएनसी से रिजाइन कर दिया। 1934 को गांधी जी ने आईएनसी से रिजाइन कर दिया। समझ में आया चीजें, गांधी जी ने आईएनसी से रिजाइन कर दिया, ये वाला चीज। और इसके बाद क्या देखते हैं, दैट इज फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को पास किया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को पास किया जाता है। तो यहाँ पे देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो यहाँ पे मैं कुछ चीजें बोल देता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, आपको तो एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ पे मैं ये जस्ट प्रीलिम्स के लिए पढ़ा रहा हूँ। इसमें एक चीज लाया गया था, दैट इज प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, और ये वाला एग्जाम में पूछा गया था कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी किस में लाया गया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लाया गया था।
आपको पता होगा यहाँ पे हम लोग को जो कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी होके आया था 1947 के बाद आते आते 1950 1949 को तो एडॉप्ट कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो अराउंड 2 मंथ 11 डेज 2 years 11 मंथ 18 डेज लगा था। तो उस टाइम तक हम लोग के पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तो इसलिए हम लोग 1935 वाला एक्ट को ही फॉलो कर रहे थे। उसी टाइम तक 1935 वाला एक्ट को ही फॉलो करते हम लोग। अगर आप लोग को पता होगा हम लोग के जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उसमें मैक्सिमम चीज़ बोरोड फ्यूचर है। तो उसमें बोला जाता है मैक्सिमम 60% जो चीज़ है ना बोरो किया गया है वो 1935 एक्ट से ही बोरो किया गया है। और एक भी चीज़ याद रखना, ये जो 1935 वाला एक्ट है इसके अंडर ही दैट इज क्या बनाया गया था, आरबीआई को बनाया गया था। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है जा सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश अंडर द दैट इज 1935 एक्ट वाला चीज। तो ये बेसिक चीजें ये एग्जाम में आ सकते हैं, इसको देख लेना। और आप लोग पॉलिटी पढ़ रहे हो तो 1935 वाला एक्ट को थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि पॉलिटी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 1935 एक्ट को ही यहाँ पे जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के नहीं आया था 2 साल 2 years 11 month 18 days तक यहाँ पे 1935 एक्ट भी फॉलो किया जा रहा था। समझ में चीजें, तो इसलिए आप इसको देखना। तो 1935 वाला एक्ट हो गया, ठीक है। अभी अभी यहाँ तक ही करते हैं, फिर नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे 1935 से 1947 वाला यहाँ पे नेक्स्ट।